अस्सलाम वालेकुम। आज इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व करेंगे और जिस तरह लेक्चर वन के अंदर हमने सॉल्व किए हैं सवाल, बिल्कुल उसी तरीके से आगे के सवाल भी हमने इसी फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करने हैं। तो जो सवाल है, जो कि हमने 3 सवाल कर लिए थे, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में करना क्या है, किस तरीके से करना है, अब देखते हैं। और अब समझना ये है कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगती है, कहाँ पर परमुटेशन लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है 5 मैन इन अ कंपनी ऑफ 20। तो ये थोड़ा सा अच्छा, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको वर्डिंग क्या कर देता है, घुमा देता है। तो उसको समझने के लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, और दूसरी बात तो ये कि आपको जो आप पढ़ें तो समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाह रहा है। 5 मैन इन अ कंपनी, कि 5 लोग हैं एक कंपनी में। ठीक है, इन अ कंपनी ऑफ 20, इन अ कंपनी ऑफ 20 मतलब कि 20 लोगों की कंपनी है, उसके अंदर 5 लोगों, जो 5 लोग हैं वो क्या है, अंडर ग्रेजुएट्स है। वो क्या है, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, मीन्स के ग्रेजुएट्स हैं। इफ़ 3 मैन आर पिक्ड, के 3 बंदे उसमें से लिए गए, किस में से, 20 में से। तो 3 लोग लिए गए आउट ऑफ 20। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल आर ग्रेजुएट्स, के सब के सब क्या हों, ग्रेजुएट्स हों। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रेजुएट्स। याद होगा कि आपको मैंने एटलीस्ट का एक केस पढ़ाया था कॉइन के अंदर, के एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों। तो डिमांड कितनी है, 3 मेंस की। ठीक है, तो 3 मेंस की अगर डिमांड है तो एटलीस्ट के अंदर मतलब कि मुझे 3 के 3 ही बताने होंगे कि कितने कितने ग्रेजुएट हो गए। तो अब इसके लिए क्या करना है, सिंपल देखें। जब भी अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की बात आ गई अब यहाँ पर, जब भी, और मैंने आपको बताया था कि जब भी चूज़ और सिलेक्ट का वर्ड आ जाए तो वहाँ पर भी हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो यहाँ कहीं चूज़ का वर्ड या सिलेक्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बट अब आपको इस पे फिक्रे पर गौर करना है। वो ये है कि इस पे लिखा हुआ है कि 20 लोगों की एक कंपनी है जिसमें से 5 लोग ग्रेजुएट्स हैं और 3 मुझे चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं, एक बॉक्स है, 3 बॉक्स है, ये 4 और ये 5, ये 5 बॉक्स है। 5 बॉक्स में से मुझे कोई एक बॉक्स चाहिए। ठीक है, कोई सा भी एक बॉक्स चाहिए, क्योंकि 5 लोग हैं और कंपनी समझे मेरी 20 की है, और रिक्वायर्ड कितने, 1 है, 1 रिक्वायर्ड है मुझे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इन 5 में से कोई एक बॉक्स चाहिए। तो मैं वो बॉक्स ये वाला भी पिक कर सकता हूँ, ये भी पिक कर सकता हूँ, ये वाला भी पिक कर सकता हूँ, ये वाला भी पिक कर सकता हूँ, और ये वाला भी। तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन में चले जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हम मल्टीपल में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो अब यहाँ पर करना क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। एक कौन सा होता है, एनसीआर वाला होता है, और एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। वो किस तरीके से अप्लाई होगा, चलिए देखते हैं अब। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन, टोटल कंडीशन लिखेंगे कि हम टोटल कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो टोटल कितने हैं, 20। तो एन में अगर यहाँ लिखना चाहूँगा तो 20 है। ठीक है, निकालने कितने, जो भी चीज़ निकालना होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो आएगा 3। तो जब भी टोटल कंडीशन लिखेंगे तो टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल NCR इस तरीके से आप लिखेंगे। तो एन आपके पास आ गए 20C3, 20C3 आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कंडीशन आ गई है। अब आपको चाहिए क्या, क्योंकि हमने टोटल में से लिखा है कि मुझे 20 में से 3 चाहिए कोई से भी। अब कौन से चाहिए, अब वो हम लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन के अंदर। तो फेवरेबल कंडीशन में कैसे लिखेंगे, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये मैं भी पार्ट ब्रेक किया हुआ है, तो इन दी एंड में आपको ठीक से बताऊंगा कि किस तरीके किस फॉर्मेट में लिखना है। तो जब भी हम फेवरेबल कंडीशन में जाएंगे तो उसके अंदर कहा था एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट। तो 5 ग्रेजुएट्स से, अगर मैं यहाँ पर हल्का सा नोटेशन डाल दूँ कि ग्रेजुएट्स कितने थे, 5, कंपनी थी 20 लोगों की। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि अंडर इसमें से नॉन ग्रेजुएट्स कितने हैं, ठीक है ना, कंपनी में 5 तो ग्रेजुएट्स हैं लेकिन नॉन ग्रेजुएट्स कितने हैं, तो मैं अगर मैं NG लिख दूँ यहाँ पर, नॉन ग्रेजुएट्स कितने हैं मेरे पास, 15 हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, अब उसने कहा था कि मुझे एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट चाहिए।
तो 5 ग्रेजुएट में से वो कोई एक ग्रेजुएट ले ले, और जब भी उसका लिखने का तरीका ये होता है कि कॉम्बिनेशन लगा के 1 लिखा, ठीक है, इनटू अब जो रिमेनिंग रह गए हैं, अब 2 भी और भी चाहिए, क्योंकि इसने एटलीस्ट की बात की थी, एटलीस्ट में सबसे पहले 1 आता है, एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट, तो 1 लिखा हुआ है, तो मैंने 1 ले लिया। अब रिमेनिंग कितने रह गए, अब मुझे असल में कॉम्बिनेशन में पूरे करने हैं 20, तो जो नॉन ग्रेजुएट्स हैं अब उनमें से कोई 2 बंदे ले लूँगा मैं, ठीक है। इसको फुलफिल करने का तरीका क्या होता है, आपने जो टोटल कंडीशन जो बनाई है, ठीक है, जो टोटल कंडीशन बनाई है, इसके अंदर जो ऊपर आप नॉमिनेटर में देख रहे हैं कि इसका 20 है, और डिवाइड में देख मीन के नीचे देखेंगे आर वाले टर्म में, तो वहाँ पर 3 आपको दिख रहा है। और जब कॉम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ ये देखना है कि 5 + 15 कितने होते हैं, 20, तो ये सम कितना आना चाहिए 20, और नीचे भी सम कितना आना चाहिए 2 + 1 3, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा प्लस करना है, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट बोला हुआ था उसने, तो एटलीस्ट में हम 2 को भी शामिल करेंगे कि 2 ग्रेजुएट्स को ले लें और 3 ग्रेजुएट्स को ले लें, तो फिर अगला बनेगा 5C2, ठीक है, एंड 15। अब 2 यहाँ चलेगा तो अब यहाँ पे इन शॉर्ट 1 बचेगा। बिल्कुल इसी तरीके से फिर 5 कि मैंने जो 5 ग्रेजुएट्स थे, मैंने उनमें से पाँचों के पाँचों सिलेक्ट कर लिए, मैंने उनमें से मैंने उसमें से 3 सिलेक्ट कर लिए, रह गए कितने 5 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर 3 होगा तो अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो 0 लिख दूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ये 0 है, तो ये मेरे पास फेवरेबल कंडीशन बन गई है। अब जब मैं फेवरेबल कंडीशन को सॉल्व करूँगा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, और टोटल कंडीशन मेरी क्या थी 20C3। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था पहले से, तो 137/228, ये आंसर असल में मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पर। तो इसको अगर करना है तो किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर, ये कैलकुलेटर है आपके पास, आपने बस इस ऑप्शन को ऑन रखना है और इस तरीके से काम कर सकते हैं। 5 शिफ्ट दबा के ये C लिखा हुआ है NCR, कॉम्बिनेशन 1 × 15 कॉम्बिनेशन 2, फिर ब्रैकेट लगा के आपने क्या करना है, प्लस करना है। इसके बाद क्या लिखना है, 5 कॉम्बिनेशन 2, फिर क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 15 कॉम्बिनेशन 15 कॉम्बिनेशन, आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर 15 कॉम्बिनेशन 1, ब्रैकेट आपको लगाना है जो कि मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पहले डिनोमिनेटर में 20 कॉम्बिनेशन 3, तो यहाँ पे प्लस ब्रैकेट 5 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 15 कॉम्बिनेशन 0, 2 ब्रैकेट मुझे लगाने हैं क्योंकि हम यहाँ पर सम भी कर रहे हैं असल में। इसको एक मिनट दे रहा, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर भी, ये ब्रैकेट और लग गई, और सिंटेक्स के कुछ एरर आ रहा है। तो आप सॉल्व इसको करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके सिंपल यही आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, एक ब्रैकेट लगेगा और इक्वल, तो 137/228 आंसर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या है वो अब चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2.55 का टच देना चाहूँगा कि ये किस तरीके से होगा, देन इसके पास आएंगे हम। इसमें लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी डेट एन अमेरिकन इंडस्ट्री विल लोकेट इन शंघाई, के एक अमेरिकन इंडस्ट्री है जो कि लोकेट करती है शंघाई चाइना में, 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, जब भी ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको डायरेक्ट, ठीक है, जब भी पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी, अगर प्रोबेबिलिटी का वर्ड नहीं आ रहा तो आपने वहाँ पर खुद अंडरस्टैंड करना है कि वो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। और क्या कहा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल लोकेट इन बीजिंग चाइना, जो बीजिंग के अंदर है वो क्या है 0.4 है। द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल लोकेट इन ईदर शंघाई और बीजिंग और बोथ
is 0.8. The probability that industry will locate in both cities or in neither city. तो इसको करने का तरीका क्या है, अब वो देखते हैं। काफ़ी आसान है और इस पर आपको इनके फार्मूलाज को समझना है एक बार, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो ये पहले मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, अब जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो ए बी तो आ जाएगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है या ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन बी मुझे गिवन है। अब इनको समझने के लिए बस आपको एक कीवर्ड है जो कि आपको याद करना है। जब भी आप बोथ का वर्ड सुने, किसका, बोथ का वर्ड सुनेंगे, तो वहाँ पर आप यहाँ लगाएंगे इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि बोथ का मतलब होता है कि दोनों में। तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है हम उसे बोथ कहते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जो ये कि आपके पास जो यूनियन है उसे हम कहते हैं और। अगर जहाँ पे भी और का वर्ड आ जाए, इधर का वर्ड आ जाए, तो वहाँ पर आपको क्या गिवन है, यूनियन गिवन होगा। और बोथ के साथ एक और वर्ड होता है एंड। ठीक है, तो ये दो वो कीवर्ड हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है। जब बोथ और एंड का मतलब आ जाए तो इसका मतलब ये है। अब हम अपना सवाल पढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उसने मुझे कहा था सवाल के अंदर, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अमेरिकन इंडस्ट्री लोकेट इन शंघाई। तो द प्रोबेबिलिटी है शंघाई में वो कितनी है, 0.7 है। फिर और जो प्रोबेबिलिटी जो कि बीजिंग के अंदर लोकेट करती है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लोकेट इन ईदर शंघाई और बीजिंग और बोथ, मतलब कि और का वर्ड किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल ए, और मैं इसको ए कंसीडर करूँगा, इसको बी। तो एस यूनियन बी मुझे गिवन है कितना, 0.8। और फिर सवाल में पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडस्ट्री विल लोकेट इन, कि इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पार्ट ए में गिवन है इन बोथ सिटीज़, मतलब कि एस इंटरसेक्शन बी इन बोथ सिटीज़ आ गया। इन नीदर सिटी, नीदर का मतलब होता है कि वहाँ दोनों पे मौजूद ना हो। ठीक है, तो इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ किस तरीके से होगा। अब पार्ट ए में तो इसने मुझे ये कह दिया, मैं इसको उनका नाम दे रहा हूँ। पार्ट बी का मतलब होता है जब इन नीदर कह दे, मतलब कि उसके अंदर भी मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हम निकालेंगे एस इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट क्यों लिया है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिया है मैंने कि अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी भी मिसाल से समझते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ सामान पड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर बैग्स हैं। ठीक है, इसके अंदर बैग्स हैं, और दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर खाली है। ठीक है, जो कि एम्प्टी है। अगर मैं कहूँ कि ये दो बॉक्स पड़े हुए हैं और आपको करना क्या है, आपको इन दो बॉक्स को पिक करना है जिसमें से बोथ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, उसके अंदर क्या कहा था कि बोथ सिटीज़ ना, जैसे कि उसके अंदर बैग्स ही बैग्स होंगे, तो आपने कह दिया कि वो प्रोबेबिलिटी ए है। ठीक है, ऊपर वाली साइड है आपके पास। लेकिन अब आपने कह दिया नीदर इन बोथ सिटीज़, मतलब कि आपके पास सिटीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी तरीके से कह दूं कि आपके बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो आप उसको किसे बताएंगे, आप उसको कहेंगे कि वो एम्प्टी होगा, यकीनन खाली होगा। तो एम्प्टी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम वहाँ पर इंटरसेक्शन का एक साइन लगा देते हैं जिससे वो मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक मिसाल ऐसी है, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक बंदा है जो कि या एक ऐसे मिसाल ले लेते हैं इजी, कि एक ट्रू और फॉल्स है, या ट्रू और फॉल्स ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास, वो ट्रू है। ठीक है, किसी एक चीज़ है उसकी जो तारा वो क्या है, वो ट्रू है। अगर मैं बोलूँ कि एक सवाल है जो कि 0.5% चांसेस हैं कि उसकी आंसर ट्रू होगा। ठीक है, अब मैं यही बात कह दूँ और अब कितने % चांसेस हैं कि वो आंसर गलत होगा, तो आंसर सही होने को हम सिंपल ए का नाम दे देते हैं, और आंसर जो गलत होगा ना उसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट का नाम दे देते हैं।
कि गलत कितना होगा, तो उसको किस तरह निकालेंगे, 1 माइनस जो भी प्रोबेबिलिटी होगी ए की, उससे हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक मुझे यहाँ पर इस तरीके से रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज जब करूँगा तो ये माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन बी। क्या किया मैंने, इसको मैं वहाँ शिफ्ट करके ले गया और इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ शिफ्ट करके ले आया। तो अब मुझे सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करना है और आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.7 प्लस 0.4 माइनस 0.8। तो 0.7 प्लस 0.4 क्या होता है, 0.11, और जब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.3। तो ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर आ गया है। अब जैसे उसने कहा था कि 2 सिटीज़ के अंदर मौजूद है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब वो कह रहा है कि नीदर इन सिटीज़, कि किसी भी सिटीज़ के अंदर ना हो। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपल वही फॉर्मूला जिस तरह मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या कहलाता है ये, एक्स इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं आएगा, आई थिंक मैंने ऊपर भी इंटरसेक्शन लिख दिया, यूनियन आएगा। ठीक है, तो यूनियन वाला आपके पास आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना, तो 1 माइनस, और जो एस यूनियन बी जो था वो क्या था हमारे पास, एस यूनियन बी था 0.8, तो यहाँ पर 0.8 पुट करते हैं, 0.8, तो आंसर क्या आएगा, 0.2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट बी का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऊपर जो फार्मूला बताया था मैंने वहाँ पर तो सिंपल चलें यही बताया था कि कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिक फार्मूला होता है, जब टर्म एक्सपेंड हो जाती है तो उसका फार्मूला, ये चीज़ बस आपको माइंड में रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, जब इंटरसेक्शन आपको गिवन है, ठीक है, जब इंटरसेक्शन गिवन है तो आपके इज इक्वल टू की तरफ क्या होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है आप लोगों ने। आई होप क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देन फिर वाइंड अप करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.56 करते हैं, फिर 2.54 को स्किप करते हैं। जब थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसी से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक जो एक सवाल और है उसके मुताबिक पढ़ लेते हैं। 2.56 अगर आप पढ़ें, इस पर लिखा हुआ है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस अ स्टॉक ब्रोकर बिलीव दैट द अंडर प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन अ कस्टमर विल इन्वेस्ट इन टैक्स फ्री बॉन्ड, कि जो कस्टमर है वो इन्वेस्ट करता है टैक्स फ्री बॉन्ड के अंदर विथ प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं साथ साथ। तो जिस प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। आप नोटेशंस कुछ भी दे सकते हैं अपने मुताबिक। विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअली फंड, अब एक म्यूचुअली फंड के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है, उसको मैंने एम से नाम दे दिया, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। एंड विल इन्वेस्ट इन बोथ टैक्स फ्री बॉन्ड। अब आई थिंक मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरे बताने से पहले ही शायद खुद बता चुके होंगे कि हमें क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड, तो बोथ का मतलब क्या बता रहा है मुझे कि ये गिवन क्या है, मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन मुझे गिवन है, बोथ का मतलब मुझे ये बता रहा है। और प्रोबेबिलिटी कितनी थी, प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी है 0.15, 0.15, और एट दिस टाइम द प्रोबेबिलिटी, सवाल में लिखा हुआ है पार्ट ए में है ईदर बोथ टैक्स फ्री बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। अब ईदर का मतलब भी मैंने बताया था कि उसका मतलब होता है यूनियन, तो मुझे यूनियन पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, पार्ट ए में
पार्ट बी में मुझसे क्या पूछ रहा है, पार्ट बी में मुझसे पूछ रहा है कि नीदर, तो इन दोनों में ना हो, ठीक है। तो नीदर का मतलब भी मैंने बताया था कि नीदर का मतलब किसके अंदर जाएगा, जब इंटरसेक्शन के अंदर जाता है, ठीक है। नाइदर मतलब ही। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या था, मैं इसी के आगे फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एम, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसके मुताबिक हम पुट करते हैं और अपना आंसर देख लेते हैं। तो 0.6 प्लस 0.3, ठीक है, और माइनस 0.15, तो जो आंसर बनेगा वो 0.9 माइनस 0.15 बनेगा। तो 0.75 आपके पास इसका आंसर आएगा, 0.75। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब आपको पार्ट बी में क्या करना है, सिंपल इसी को माइनस करवा देना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। 1 माइनस जो भी आपके पास अभी इंटरसेक्शन था, अब यूनियन को आपको लेना पड़ेगा। तो यूनियन आपका क्या है, जो कि अभी निकल के आया है 0.75, ठीक है। इसको जब मैं माइनस करवाऊँगा तो 0.25 मेरा एक और आंसर आ गया, जो कि नाइदर का आएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा और ये क्लियर हो गई होंगी, और किसी भी किस्म की इन न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो आपसे मैं एक उम्मीद ये करता हूँ कि आप 2.58 अपने न्यूमेरिकल जो है वो आप खुद से परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। और मैं इसका आंसर भी शेयर कर देता हूँ, या मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू।